दोस्तों नमस्कार। भागीरथ बैच साइंस स्पेशल क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग पढ़ रहे हैं रेलवे, एनटीपीसी, एएलपी, आरपीएफ, ग्रुप डी और इन सब के लिए साइंस पढ़ रहे हैं। स्पेशल साइंस की क्लास चल रही। इसमें हमने पहला टॉपिक कंप्लीट करा दिया। दूसरा टॉपिक अपना गति चल रहा है तो गति में एक क्लास हो चुकी है। कल की क्लास अपनी गति पे हो चुकी है, ठीक है। आज क्लास फिर भी और गति में ही हम लोग दूसरी क्लास आज के बारे में चर्चा करेंगे, सेकेंड क्लास के बारे में। इस क्लास में आधा पार्ट इसमें है और आधा पार्ट उसमें था तो हो चुका है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिन्होंने वो क्लास हमारी नहीं देखी वो इस क्लास को समझ नहीं पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। इतना बढ़िया चित्रात्मक रूप से पूरी क्लास बढ़िया समझाई है, बनाई है। आपको एक एक बात समझ में आनी है और आपके दिमाग में स्पष्ट एकदम हो जाए। इतनी बात जरूर है कि आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट बहुत है। आज का टॉपिक यदि आपने पढ़ लिया पूरे ईमानदारी से और पूरा अच्छे से समझ लिया तो निश्चित मानिए आपका रेलवे की कोई भी परीक्षा है उसमें एक क्वेश्चन आपका कंफर्म हो जाएगा। तो बूंद बूंद से क्या बढ़ता है, घड़ा बढ़ता है। तो एक एक क्वेश्चन से अनेक क्वेश्चन बनते हैं। तो इसलिए आप इस एक क्वेश्चन को मिस ना करें और पूरे ध्यान से, पूरी शिद्दत से देखें। हम एक एक बात आपको समझा के चलेंगे, आपके दिमाग में बिल्कुल बसा के चलेंगे, ठीक है। आपको बिल्कुल हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखो, गति का समीकरण। आज बात स्टार्ट होगी अपनी गति के समीकरण पे। इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण। इसमें किन किन शब्दों का यूज होगा तो पहले वो शब्दों की टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है वो समझ लीजिए। फिलहाल हम थोड़ी घटना से समझाते हैं कि मान लो यहां पे आप हैं तो ये बिंदु आपका प्रारंभिक बिंदु है। क्या कहलाएगा ये? प्रारंभिक बिंदु। और यहाँ पे जो वेग होगा आपके अंदर, किसी वस्तु के अंदर, उसको प्रारंभिक वेग u कहते हैं। क्या कहते हैं? u। फिर u वेग से आप मान लो इधर की ओर चले, t समय तक चले। कितनी देर तक चले? t समय तक। यहां पे आप पहुंचे तो यहां पे जाके आपने देखा कि यहां पे आपका कितना वेग हो गया है, उस वेग को हम v कहते हैं, अंतिम वेग। ये प्रारंभिक वेग u, ये अंतिम वेग v। ये कितनी देर बाद हुआ है? t समय बाद हुआ है। और t समय में ये जो दूरी आपने कवर की है इसका नाम होगा विस्थापन और इसको हम s कहेंगे। क्या कहेंगे? s। तो तीन चीजें यहां स्पष्ट हो गई, u, v, t, s। चार चीजें। एक ये है कि हो सकता नहीं, पूरे 110% इस बात के चांस हैं कि यहाँ पे वेग या तो बढ़ रहा होगा या फिर घट रहा होगा। क्योंकि बढ़ घट नहीं रहा होता तो ये यहाँ u था तो t समय बाद भी u ही रहता, लेकिन यहाँ हमने माना है v। तो इसका मतलब वेग में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है। और वेग परिवर्तित जब होता है समय के साथ, समय के बदलने से वेग बदलता है तो वहां पे क्या हो जाता? त्वरण। क्योंकि त्वरण a बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। तो ये हो गया यहाँ पे आपका त्वरण a। त्वरण a। तो इन्हीं शब्दों को समझो। s क्या होता है? चली गई दूरी या विस्थापन। u क्या होता है? प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी। और v क्या होता है? बाद में जो हो गया वेग, अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी। a क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है, त्वरण होता है। और t क्या होता है? t आपका टाइम होता है, समय होता है। अच्छा, यहां एक और दिया गया है g। g क्या है?
जी भी एक त्वरण है, एक ही जगह यूज होता है, लेकिन जब ये गति ऐसी होती है, कैसी, क्षैतिज वाली, किसी तल पे होती है, तब यहाँ त्वरण ए माना जाता है। लेकिन जब ये गति इधर होती है, पृथ्वी की सतह की ओर या पृथ्वी की सतह से दूर, गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति होती है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होता है, आगे इसकी चर्चा करेंगे। तो ये यदि नीचे खींच रहा है तो जी प्लस का, और यदि ऊपर की ओर वस्तु जा रही पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से दूर तो जी माइनस का। अभी प्लस माइनस पे ध्यान ना दो, अभी सिर्फ इस बात पे ध्यान दो कि जब गुरुत्व के अधीन गति होती है, जहां गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, उस गति में त्वरण एक ही जगह क्या हो जाता है, जी। एक ही जगह क्या हो जाता है, जगह हम जी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, जी। कब, जब गति गुरुत्व के अधीन होती है, गति ऐसी हो जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा हो। और ये जी का मान क्या माना जाता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसको लगभग में लें तो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक देख रहे हो, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, जबकि वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, उसमें नीचे से समय में स्क्वायर नहीं होता है। तो सवालों में तुम ऐसे भी समझ सकते हो, जहां मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो वहां त्वरण है, और जहां मीटर प्रति सेकंड ओनली हो, स्क्वायर ना हो, वहां वेग है। चलो, ये तो खैर सब दिन के समझे टर्म। अब इन 5 चीजों में, कितनी चीजें, 5 चीजें, कौन कौन, यू वी एस टी ए, 5 ही तो चीजें हैं। जी तो एक ही जगह यूज होता है, वो एक ही बात हो गई। तो इन 5 चीजों में आपस में संबंध बताइए, और न्यूटन ने वे 3 संबंध बताए। गति के समीकरण किसने दिए हैं, न्यूटन ने दिए। तो न्यूटन ने कितने संबंध बताए, तो आप बोलोगे 3 संबंध बताए हैं। पहला संबंध किन किन के बीच में है, तो ये देखो, ये पहला समीकरण है न्यूटन का गति का। तो इसमें किनके बीच संबंध है, तो इसमें वी यू ए और टी के बीच, जहां वी क्या होता है, अंतिम वेग, और यू क्या होता है, प्रारंभिक वेग। यू क्या है, प्रारंभिक वेग, और ए क्या है, त्वरण, और टी क्या है, समय। टी क्या है, समय। तो इनमें क्या संबंध होता है चारों में, अभी इस वाले में एस नहीं आया, देखो एस नहीं आया, तो एस को छोड़ के वी यू टी ए, इनमें यदि संबंध की बात करें तो इनमें संबंध होता है v बराबर फाइनल वेलोसिटी बराबर u, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस एटी। तो v बराबर u प्लस एटी, तो v बराबर u प्लस एटी। न्यूटन का गति का पहला समीकरण क्या हुआ, v बराबर u प्लस एटी, v बराबर u प्लस एटी। तो ये न्यूटन का गति का पहला समीकरण हो गया, न्यूटन का गति का पहला समीकरण, v बराबर u प्लस एटी। न्यूटन के गति के दूसरी समीकरण में क्या बात है वो समझ लो। इसमें v नहीं होता है, तो v हटाओगे तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। अब की बार तुम्हें क्या हटाना है, v हटा दो, ये वाला अंतिम वेग। तो कौन कौन, u s a t। तो पहली बार क्या हटाया था, s हटाया है, तो v बराबर u प्लस एटी। दूसरी बार हमने v को हटा दिया, तो v हटा दोगे तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा आपका j। s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यहाँ ध्यान रखना s क्या है, विस्थापन है। तो विस्थापन बराबर किसके होता है, प्रारंभिक वेग गुणे समय प्लस हाफ, आधा ये और लगता है, इसमें आधा नहीं, इसमें आधा है, हाफ ए और टी स्क्वायर। यहाँ पे चूंकि एक टी का एक्स्ट्रा गुणा है,
तो यहाँ पे u t भी आ गया और एक t तो था ही at में, तो t स्क्वायर आ गया। तो इधर तो v की जगह s आ गया और इधर इन दोनों में एक t बढ़ गया और हाफ भी बढ़ गया। तो ऐसे याद रख सकते हैं s बराबर, मेरे साथ बोलो, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्या है दूसरा समीकरण? न्यूटन का गति का द्वितीय समीकरण क्या है? v s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब देखिए, अब इसमें क्या है, अब की बार t गायब कर दिया गया, अब की बार तीसरे में t गायब, तो कौन कौन बचा? v बचा, u बचा, s बचा, a बचा। तो क्या बचा? तो तीसरे में क्या हो गया, ये थोड़ा अलग ही रूप है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों समीकरण आपको बहुत जरूरी है याद रखना, क्योंकि न्यूमेरिकल इन्हीं से बनेगा आंकिक प्रश्न, और इससे आने के चांस बहुत ज्यादा है, इससे आने के चांस बहुत ज्यादा है। क्या बन रहा है? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब पहली दाएं क्या गायब है, तो यहाँ पे गायब वाली चीज लिखेंगे ऐसे याद रखने के लिए। पहले समीकरण में क्या गायब है, तो आप बोलोगे सर s गायब है। दूसरे समीकरण में क्या गायब है, तो दूसरे में v गायब है। तीसरे में क्या गायब है, तो तीसरे में t गायब है। तो svt गायब करने हैं। कैसे गायब करने हैं? svt svt गायब करने हैं। ठीक है, s पहले में s गायब करना है, तो किन चार के बीच होगा, तो u v a t, u v a t, u v a t, तो क्या बनेगा? v बराबर u प्लस ए टी, तो v बराबर u प्लस ए टी। दूसरे में क्या गायब करना है, उसमें v नहीं रखना है दूसरे में, तो क्या बनेगा? अब चार बचे, तो s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरे में t गायब करना है, कौन गायब करना? तीन, तो क्या बनेगा? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये ध्यान रखो कि a और u ऐसे हैं, सदैव रहते हैं, a व कौन? u, यानी कि त्वरण और प्रारंभिक वेग सदैव मौजूद रहते हैं, सदैव रहते हैं। कौन कौन सदैव रहते हैं? a और u। ठीक है, ये तीनों समीकरणों में इनका सूत्र यूज होता है, ये यूज होते हैं। कौन? u और a, u और a। ठीक है, तो एक बार फिर रिपीट करो, v बराबर u प्लस ए टी, और एक बार क्या, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो थोड़ी कोशिश करोगे तो ये याद हो जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है किस पे, कि इस पे देखो सवाल, समीकरणों पे आधारित प्रश्न, हाल के हाल सवाल करो तो एक एक सवाल आपको समझ में आएगा। तो हाल की हाल हम क्वेश्चन करेंगे, तो पहले क्वेश्चन देख लो। तो क्वेश्चन क्या है, देखो, यदि एक कार विरामावस्था से शुरू होती है, विरामावस्था का मतलब क्या है, कि शुरू वाला वेग इसका शून्य है, रुकी है शुरू में, तो शुरू वाला वेग शून्य है, तो u का मान 0 है। ठीक है, और क्या कह रहा, 10 सेकेंड के लिए इतने त्वरण से, तो ये समय t का मान कितना दे दिया, 10 सेकेंड दे दिया। ठीक है, अब त्वरण कितना दिया भाई, तो त्वरण a का मान कितना दे दिया, 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसका अंतिम वेग पूछा गया है। क्या पूछा गया? अंतिम वेग। क्या क्या दिया गया? अंतिम वेग पूछा है, यानी कि v का मान पूछा है। आपको पता है सूत्र ढूंढो, कौन सा वाला लगेगा, तो यहाँ पे देखो s की जरूरत नहीं है, s की जरूरत किसमें नहीं होती, पहले वाले समीकरण में। तो पहला समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी,
b बराबर u प्लस 80। तो v निकालना ही है हमें। u की जगह 0, a की जगह 5 और t की जगह 10। तो 5 दशारम 50 और यहाँ 0 का कोई मतलब नहीं जोड़ने से। तो इसका त्वरण कितना, इसका वेग कितना आ गया, 50 मीटर प्रति सेकंड। ये तुम्हारा v का मान आ गया। तो v का मान कितना आ गया, 50 मीटर प्रति सेकंड। तो अंतिम वेग पूछा था, v पूछा था, तो v का मान 50 मीटर प्रति सेकंड। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। v का मान क्या आ गया, 50 मीटर प्रति सेकंड। आगे बढ़ा जाए, ये सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन फिर आ गया। इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए, एक कार प्रारंभ में विराम अवस्था में है। प्रारंभ में विराम अवस्था, या इसका मतलब u बराबर 0 और की स्थिति में 0.5 मीटर पे सेकंड के त्वरण से चलना शुरू करती है। तो a का मान कितना है, 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अच्छा, s का मान कितना है, कितनी दूरी चलती है, तो s बराबर 25 मीटर। हमसे क्या पूछा, इस दूरी को तय करने में समय की गणना करो। तो हमसे t का मान पूछा है। क्या पूछा है, हमसे t का मान पूछा है। तो हम t कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। t कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। तो यहां से कौन सूत्र लगाएं, ऐसा सूत्र लगाओ जिसमें v ना हो। काहे v ना पूछा गया, ना v की हमें जरूरत है। ना तो v पूछा गया, ना ही v की जरूरत है। तो हमने क्या लगाया, तो हम लगाएंगे s बराबर, दूसरा वाला लगाएंगे ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। s बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो s का मान कितना दिया, 25। u 0 है, तो ये वाला इतना 0 हो जाएगा, 0 का गुणा t से तो 0 प्लस हाफ। a का मान कितना है, तो 0.5। 0.5 को क्या लिख दोगे, 1/2। 0.5 आधा ही तो होता है, इंटू टी स्क्वायर। तो ये 2 दूनी 4, 4 का इसे गुणा करो तो 25 चौको 100 और ये मान हो गया टी स्क्वायर का। तो टी बराबर कितना आ गया, 10। तो टी का मान कितना आया, 10। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना समय लगेगा, तो आप बोलोगे सर 10 सेकंड का समय लगेगा। कितना समय लगेगा, 10 सेकंड का समय लगेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक पिंड प्रारंभ से, अगला क्वेश्चन है, एक पिंड प्रारंभ में 18 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है। यहाँ u 0 नहीं है, प्रारंभ में विरामावस्था नहीं है, इसकी गति है, कितनी है प्रारंभ में, 18 किलोमीटर पर आवर। तो u बराबर हो गया 18 km पर आवर। तुम जानते हो किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो कितने का गुणा करते हैं, तो आप बोलोगे 5/18 का। किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो गुणा करेंगे 5/18 का। 18/18 काट दो तो ये हो गया तुम्हारा 5 मीटर प्रति सेकंड। सही है, यू निकल आया। ये क्या दिया है, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर त्वरण से। तो ए का मान दिया गया कितना, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे भी हमें थोड़ी दिक्कत है। क्या दिक्कत है यहाँ पे हमें, कि ये हमारे सेंटीमीटर में दिए हैं और हमें चाहिए काहे में, मीटर में चाहिए। तो हम यहाँ 9 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 9/100 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर।
जब समय सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हो तो फिर 100 का भाग दे दिया जाता है क्योंकि 1 सेंटीमीटर की जगह 1/100 मीटर लिखते हो तो 9/100 मीटर हो जाएगा। तो ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में बदल गया। अब और क्या दिया है, 200 मीटर की दूरी तय करता है। तो S बराबर अपना क्या आ गया, तो S बराबर 200 मीटर आ गया, 200 मीटर। तो अंतिम वेग की गणना करो। हमसे v का मान पूछा गया है। ये कलर दिखता है सही, नहीं दिखता हो तो हम बदल देंगे, ठीक है, नहीं दिखता होगा तो हम बदल देंगे, ठीक है। तो ये चीजें तो दी गई थी तुम्हें, ये चीजें दी गई थी। अब हम क्या चाहिए, अब हमें पूछा वेग पूछा। ऐसा फॉर्मूला देखो जिसमें ए भी हो, ए भी हो, एस भी हो, यू भी हो और वी भी हो। तो तुम देख पाओगे, सूत्रों पे जाओगे तो तुमने देखा वी भी हो, यू भी हो, ए भी हो, एस भी हो। तीसरे नंबर का है, ये लगेगा नहीं कि ना, क्योंकि ना टी दिया है ना टी पूछा है, तो ये दोनों तो लगेंगे नहीं, तीसरा वाला लगेगा। तो हम तीसरे वाले पे आए, ठीक है। तो तीसरा वाला हमने क्या लगाया, तो लगाओ v² बराबर आपका है u² प्लस 2as। तो v का मान पता ही करना है तो v² रहने दो। u का मान 5 है तो 5 का वर्ग 25 प्लस 2, और a का मान कितना है 9/100, 9/100 इंटू s का मान कितना है 200, तो s है 200। तो सॉल्व करो तो 100 दूनी 200, तो v² बराबर क्या आ गया 25, ये और 2 दूनी 4 और 9 चौको 36। तो 25 और 36 कितने होते हैं, तो 36 20 56 और 5 61। तो 61 हुए, तो v बराबर क्या हुआ आपका √61। तो इसका वेग कितना होगा √61 होगा, ठीक है। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लें तो क्या हो गया इसमें, आप क्या करोगे u², तो 5 का वर्ग कितना 25 प्लस 2, एक ही जगह 9/100 और s की जगह 200 मीटर, 100 दूनी 200, 9 दूनी 18, 36, 36 और 25 61 हो गए, 61 हो गए। तो 61 ये, अब इसका वर्गमूल लेना है तो √61। उम्मीद करते हैं खूब समझ में आ गया होगा। तो ये आपके सवाल थे जो इन सूत्रों पे वेस्ट थे, ये सवाल इन सूत्रों पे कैसे थे, वेस्ट थे। आगे बढ़ो, अब आ जाओ किस पे, फ्री फॉलिंग द ऑब्जेक्ट। फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट यानी कि मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु, मुक्त रूप से वस्तु कोई गिर रही है तब क्या होगा। तो तब की स्थिति देखो, मुक्त रूप जानते हो, जैसे ये पेन है, इसको हम यहां ऐसे छोड़ दें तो इसको कौन खींच रहा है, तो आप बोलोगे सर जी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण नीचे खींच रहा है। जब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खींच रहा होता है तो ये माना जाता कि कोई बाहरी बल नहीं, पृथ्वी का है, यानी कि ये मुक्त रूप से गिर रही है, ठीक है। मुक्त रूप से जब कोई चीज गिरती है तो उसमें बाहर का कोई बल नहीं, पृथ्वी का बल उसे खींच रहा होता है। लेकिन जब हम इस पेन को ऐसे पटके ऐसे, तो इसका मतलब हम इसको वेग दे रहे हैं, खुद बल लगा रहे हैं नीचे की ओर, तो ये मुक्त रूप नहीं मानी जाएगी। मुक्त रूप तो तब है जब ऐसे हमने ऐसे रखी ऐसे और यहां से ऐसे छोड़ दिया, छोड़ेंगे नहीं, नहीं तो टूट जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तुम लोग तो कुछ नहीं हा कर दोगे, हमारा हो जाएगा नुकसान, ठीक है। तो अब मुक्त रूप समझ में आया। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी वस्तु का ऊंचाई से पृथ्वी की ओर गिरना, किसके द्वारा, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, हमने बताया उसके कारण ऊंचाई से पृथ्वी की ओर गिरना मुक्त रूप से गिरना कहलाता है। ऐसे पिंड को मुक्त रूप से गिरने वाली वस्तु कहा जाता है।
ऐसे पिंड को क्या कहा जाता है? मुक्त रूप से गिरने वाली वस्तु कहा जाता है, जिसमें कोई दूसरा बल ना लगे, सिर्फ और सिर्फ कौन बल लगे? गुरुत्वाकर्षण बल लगे। ठीक है। अब बात करते हैं, जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है। क्यों त्वरण होगा? क्योंकि कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरेगी तो कौन गिरा रहा है इसको अपनी ओर? पृथ्वी की ओर। पृथ्वी द्वारा लगा हुआ बल, जिसका नाम गुरुत्वाकर्षण बल, और जहां भी बल लग रहा है वहां त्वरण उत्पन्न हो ही जाएगा। क्यों उत्पन्न हो जाएगा? क्योंकि बल F बराबर होता है m में। यदि बल लग रहा है, और कोई चीज ऐसी तो हो नहीं सकती जिसमें मास ना हो, मास तो सभी में माना जाता है, तो F ये है और ये m है, तो त्वरण बराबर क्या होता है? F/m। तो जब बल लग रहा है और मास भी है तो उसमें क्या हो जाता है? त्वरण। तो वही कहा गया कि जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है या गुरुत्वाकर्षण बल से गिरती है तो उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है। यह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है और इसी त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इस त्वरण को किस नाम से जानते हैं? तो इस त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण नाम से जानते हैं। इस त्वरण को किस नाम से जानते हैं? गुरुत्वीय त्वरण नाम से जानते हैं। ठीक है। अच्छा, पृथ्वी की सतह के निकट गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है? तो पृथ्वी की सतह के निकट जो त्वरण होता है वो g का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बता चुके हैं। g का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, या फिर लगभग में 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, आगे बढ़ो। मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु। अब देखिए, कोई वस्तु ऐसे ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है और मुक्त रूप से गिर रही है, ठीक है, तो उसमें गति के समीकरण क्या बनेंगे? गति के समीकरण क्या बनेंगे? ये अभी मुक्त रूप ना समझो, ऐसे समझो नीचे की ओर गिरती हुई वस्तु है, क्योंकि जब मुक्त रूप होता है तो वहां पे क्या हो जाता है? u बराबर 0 हो जाता है, प्रारंभिक वेग 0 माना जाता है। ठीक है, तो ये मान लो u वेग से कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है। कितने वेग से? u वेग से। तो यहाँ समीकरण क्या बन जाएगा? वैसे क्या होता है न्यूटन का गति का समीकरण? v बराबर, प्रथम समीकरण होता है u प्लस AT। अब यहाँ एक ही जगह क्या आ जाएगा? g आ जाएगा। तो एक ही जगह g, तो ये क्या बन जाएगा? v बराबर u प्लस GT। v बराबर u प्लस GT। ऐसे ही गति के दूसरे समीकरण में क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऐसी चलोगे तो ये दूरी s कहलाती दूरी, लेकिन ऊपर से नीचे चलते हो तो यही दूरी ऊंचाई कहलाने लगती है। क्या कहलाती है? ऊंचाई। तो ऊंचाई दूरी एक ही बात है। क्षैतिज में चलो तो दूरी है s, ऊपर से नीचे चलो, नीचे से ऊपर जाओ तो यही ऊंचाई है h। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? s की जगह तो h आ जाएगा और एक ही जगह g आ जाएगा। a बराबर g हमने बताया, तो क्या बन जाएगा? h बराबर ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। h बराबर ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। अच्छा, और इधर बात करें तो इधर क्या बन जाएगा? इधर भी देखो, वैसे क्या होता है? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh s होता है, तो s की जगह h हो जाएगा। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। ऐसे में ये s रहता है और ऐसे में ये h रहता है, और जब ऊपर से नीचे गिरती है तो वहां a नहीं लगता, एक ही जगह पे
क्या आ जाता है, जी आ जाता है। तो क्या समीकरण बने, एक बार रिपीट करो, v बराबर u प्लस जी टी, v बराबर u प्लस जी टी, दूसरा बना h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तीसरा बना जाके v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मोशन दो तरह से बताई गई है, मोशन दो तरह से, दोनों अभी हम देखो बता रहे थे, एक ऊपर से नीचे की ओर या एक क्षैतिज दिशा में। ठीक है, कैसी कैसी, एक ऊपर से नीचे, तो इसको वर्टिकल बोलते हैं, वर्टिकल, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, इसमें दोनों स्थितियां शामिल होती हैं, या तो नीचे से ऊपर जाओ या ऊपर से नीचे। इधर बना दें, ये नीचे से या तो ऊपर जाओ तब भी वर्टिकल मोशन है, या ऊपर से नीचे आओ तब भी वर्टिकल मोशन है। तो वर्टिकल मोशन दो तरह की, ऊर्ध्व गति दो तरह की, नीचे से ऊपर की ओर जाओ चाहे ऊपर से नीचे आओ। और क्षैतिज मोशन, क्षैतिज वाली ऐसी होती, ऐसी, चाहे इधर चलो चाहे इधर, यहां बात एक ही रहती, एक्स अक्ष पे चलो तो ये हॉरिजेंटल मोशन बोली जाती है, क्षैतिज गति। तो क्षैतिज गति में त्वरण क्या माना जाता है, तो क्षैतिज गति में त्वरण ए माना जाता है, क्षैतिज गति में त्वरण ए माना जाता है। तो जब ए त्वरण मानोगे तो समीकरण क्या बनेगा, तो समीकरण बनेगा v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा बनेगा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक ये बनेगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब तुम सोच रहे होगे चौथा सर जी कहां बवाल डाल दिया, चौथा अभी समझाएंगे, पहले तीनों को समझ लो। ठीक है, चौथा बाद में समझाते हैं। अब यहां आओ, यहां जब ऊपर से नीचे से ऊपर जाओगे तो यहां जी जो होता है वो निगेटिव हो जाता है, तो एक ही जगह माइनस जी लेना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा, v बराबर u माइनस जी टी, और h बराबर हमने बताया तो ऊंचाई के लिए ऊपर नीचे जाते हो तो जो s होती है वो क्या कहलाती है, h कहलाती है। तो h बराबर क्या होगी, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एक ही जगह जी और यहाँ माइनस और लग जाएगा, तो h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा, तीसरा वाला v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। ऐसे ही अब जब ऊपर से नीचे आओगे तो एक ही जगह प्लस जी हो जाएगा, एक ही जगह क्या हो जाएगा, प्लस जी। तो क्या बनेगा, v बराबर u प्लस जी टी, और ये क्या बनेगा, h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। वे तीन फॉर्मूले वही मुख्य हैं, वहीं से सब बन रहे हैं। कौन से मुख्य हैं, देख पा रहे होगे तुम, जो स्टार्टिंग में हमने याद कराए, इन पे फोकस करो, यही मुख्य है, इनमें ही बस परिवर्तन होता है। जब क्षैतिज में चलते हो, पड़ी लाइन में चलते हो, ऐसे चलते हो ऐसे, तो यहाँ ए रहता है। जब तुम ऐसे चलने लगते हो ऊपर से नीचे की ओर तो प्लस जी होता है एक ही जगह, और जब नीचे से ऊपर जाते हो तो माइनस जी हो जाता है, इसी से ये बनते हैं। क्लियर है, यही बात। और ऐसी गति में इसको क्या कहते हैं, दूरी को, तो आप बोलोगे एस कहते हैं, लेकिन ऐसी गति में ये क्या कहलाती है, तो ये दूरी फिर एच कहलाने लगती है। इतना सा परिवर्तन होता है, इसी से नई नई बातें बन रही हैं। यस और नो, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ के आओ, तो आगे यहाँ पे पहुंचे। अब आप बोलोगे सर जी आपने एक चौथा वाला अभी नहीं एक्सप्लेन किया है, चौथा वाला एक्सप्लेन नहीं किया। ये चौथा वाला विशेष सेकंड के लिए है। किसके लिए है ये, विशेष सेकंड के लिए। तो हम इसको और अच्छे से यहां लिख दें, विशेष समय में या विशेष सेकंड में, विशेष सेकंड में, सेकंड में चली गई दूरी, चली
गई दूरी, उसका फॉर्मूला क्या होता है? विशेष सेकंड में चली गई दूरी, उसका फॉर्मूला होता है S बराबर U प्लस A 2n-1 इंटू 2n-1 इतना होता है। देखो इधर, ये देखो लिखा है यहाँ 2n-1, एक मिनट, यहाँ बाई 2 नहीं लिखा, बाई 2 ये होता है। ये nवें सेकंड में चली गई दूरी। हम कहें nवें सेकंड में, हम कहें तुमसे 5वें सेकंड में चली गई दूरी बताओ, तो यहाँ अभी 1 से 5 सेकंड में कितनी चली ये नहीं, हम बोल रहे 5वें सेकंड में, सिर्फ 5वें नंबर के सेकंड में। तो आप बोलोगे अच्छा इसके लिए, तो हाँ इसके लिए है। अब यहीं पे जब दूरी ये कैसी होती, ऊपर या नीचे हो, गुरुत्व के अधीन गति हो, तो यहाँ s की जगह क्या हो जाता है? तो s की जगह तुम्हारा हो जाएगा h, s की जगह क्या हो जाएगा? h। तो hn बराबर क्या हो जाएगा? u प्लस, अब यहाँ a बदल जाएगा, क्या हो जाएगा? g बाई 2, और क्या हो जाएगा? 2n-1। ये भी जब ऊपर जाएगा तो फिर माइनस होगा, नीचे जाएगा तो प्लस होगा। यहाँ पे बस इसको ऐसे इंगित कर लो कि ऊपर की ओर जाता है तो माइनस है, और नीचे की ओर जाता है तो प्लस है। यहाँ पे तो ये होता है। ये विशेष सेकंड में, किसी विशेष नंबर के सेकंड में, हम कहा मात्र nवें सेकंड में चली दूरी बताओ, तो Sn क्षैतिज पे चले हो ऐसे, तो Sn बराबर ये फॉर्मूला हो जाए। क्या फॉर्मूला हो जाए? क्षैतिज में चले हो ऐसे, चले हो ऐसे, तो Sn बराबर हो जाए U प्लस A बाई 2 2n-1। और जब तुम कैसे चले हो, जब तुम गुरुत्व के अधीन ऊपर या नीचे चले हो पृथ्वी सतह से, तो S की जगह Hn आ जाए, और U प्लस माइनस G बाई 2 2n-1। प्लस तब लगाओ जब ऊपर से नीचे आए हो, माइनस तब जब नीचे से ऊपर जाओ। ठीक है, जैसे हम ये n की जगह मान लो कह दें, लेट कर लो 5वें सेकंड में चली दूरी, 5वें सेकंड में चली दूरी निकालो, तो तुम्हें 5वें के लाने क्या करने पड़े? S5 बराबर का हो जाए U, यानी तो कुछ नहीं बदलो, ठीक है, A बाई 2, ठीक है, और n पे 5, 2 इंटू 5 रख देने पर n की जगह -1। ऐसे यदि गति गुरुत्व के अधीन है तो फिर गुरुत्व के अधीन है, यानी कि गुरुत्व के अधीन, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, तो फिर क्या हो जाएगी? तो यहाँ पे हो जाएगी H5 बराबर 5वें सेकंड में U प्लस माइनस G बाई 2 और 2 इंटू 5 -1। क्लियर है? हमने पूरा स्पष्ट करने की कोशिश कर दी आपकी। विशेष सेकंड में चली दूरी तब क्या होता है? क्षैतिज में चलोगे, ये क्षैतिज में चलोगे, क्षैतिज में, तो फिर क्या जाएगा? ऐसे चलोगे तो Sn बराबर U प्लस A बाई 2 और 2n-1, और गुरुत्व के अधीन है, ऊपर नीचे जाओ तो Hn बराबर nवें सेकंड में Hn बराबर, ठीक है, U प्लस माइनस G बाई 2 2n-1। ऐसे ही हमने उदाहरण दे के समझा दिया तुम्हें कि लेट 5वें सेकंड में तो ये बदलाव होंगे। ठीक है, तो ये वाला तुम्हारा ये वही बात थी, याद आई? ये वही बात थी। यहाँ Sn कह दो या Hn कह दो, हैं?
यहाँ SN कह दो या HN कह दो, कहे ऊंचाई चली जाए ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, तो 5वें सेकंड में चली ऊंचाई, तो चाहे HN चाहे SN कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ किसमें गति? समतल में गति। किसमें गति? समतल में। तो समतल में गति पे बात करें, किसी समतल में गति का अर्थ है दो विमी गति, दो विमी समतल में गति, जिसमें x अक्ष हो और y अक्ष। कल दो विमी हमने गति बताई थी, तुम्हें याद है क्या? एक समंदर था, उसमें x y अक्ष ऐसे करके दिखाया था हमने कि ये समतल है, इधर ऐसे ये x अक्ष हो गया, y अक्ष, और ये ऐसे x अक्ष और ये y है। तो ऐसी ऐसी गति होती तो ये गति दो विमी गति। जब कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु गतिमान है, उसकी किसी भी समय उसकी स्थिति के संदर्भ यानी मूल बिंदु से गुजरने वाले दो परस्पर लंबवत रेखाएं, ये लंबवत ही तो होती 90 अंश रेखाओं के साथ दी जाती है उसकी गति के बारे में जानकारी, दो परस्पर रेखाओं के सापेक्ष, तो उसको हम दो विमी गति कहते हैं। दो विमी गति के उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे तुम्हारी प्रक्षेप गति है, प्रक्षेप गति है, जैसे तुम्हारी वृत्तीय गति है। अब प्रक्षेप गति क्या होती है पहले समझो। तो प्रक्षेप गति देखो, तो यहां से एरोप्लेन से प्रक्षेप गति के बारे में समझिए। ये दो विमी कैसी, ये उदाहरण दिए हैं सब प्रक्षेप गति के, ये प्रक्षेप गति के उदाहरण दिए। तो यहां में देखो गति ऊपर से नीचे आ रहो, यो गोला एरोप्लेन से बम फेंकोगो तो ऊपर से नीचे आ रहो, तो यो y अक्ष में गति हो रही, और यो यहां से चलो तो जो ऐसे देखो, यह बातें ये जो लिखी हैं वे अब हम समझा रहे। पहले यह समझो कि यह दो विमी गति में काहे इन्हें रखो है। तो यह बात समझो कि ये यहां से है, ये ऊंचाई इसकी ये है h, तो जब ये यहां से बम छूटा नीचे गया तो इसने सीधी दूरी कितनी कवर की? तो इसने h कवर की, h कवर की, और इधर से इधर देखें तो यहां से था गोला यहां पे गिरा जाके, तो ये कितनी दूरी कवर की? तो ये भी कुछ दूरी कवर की, x कवर की। तो इसका ये x अक्ष पे भी जा रहा है और y अक्ष पे भी गति कर रहा है, इसलिए इसको दो विमी गति के अंतर्गत रखा गया है। यहाँ पे देखो, यहाँ था इसने कोई गेंद ऐसे फेंकी, यहाँ तो गेंद फेंकी तो यहाँ से थी ऊंचाई, तो यहाँ से पहले ऊपर गई फिर नीचे आई, तो ऊर्ध्वाधर अक्ष पे भी गति गई, ऊपर नीचे गति कर रही तो y अक्ष पे भी करी, और देखो यहाँ थी यहाँ पहुंच गई तो ऐसी भी गति हुई। तो ये दो अच्छी गति है, तो इसको दो विमी गति का उदाहरण माना गया। ऐसे यहाँ देखो बैट से बॉल को ऐसे मारा, तो ये देखो बॉल गई, तो बॉल ऊपर गई और नीचे आई तो ऊर्ध्वाधर गति हुई, और इधर भी गई ऐसे, तो ये दो विमी गति का उदाहरण है। यस, और डिटेल में समझो, परिभाषा से समझो। अभी हमने चित्रों से बताया तुम्हें कि ये दो विमी गति कैसे, अब परिभाषा से समझो। प्रक्षेप गति वह गति, कौन सी गति को बताया मैंने प्रक्षेप गति? जब वस्तु को वायु में प्रक्षेपित किया जाता है। कहां फेंको? वायु में फेंको वस्तु को, और गुरुत्वाकर्षण ही वस्तु पर कार्य करने वाला एकमात्र बल हो, उसपे और कोई बल ना लगे, सिर्फ पृथ्वी द्वारा आकर्षण बल ही लगे उस पे, और कोई बल ना लगे। हम किसी वस्तु को वायु में फेंकें और उस वस्तु पे सिर्फ और सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करने वाला हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? इस गति को हम प्रक्षेप गति कहते हैं। दो विमी में काहे रखा है इस प्रक्षेप गति को, यह समझाने के लिए हमने अभी चित्रों में बताया था। अब दूसरा पॉइंट की ध्यान क्या देना है? दूसरा ये देना है पॉइंट ध्यान कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक बल कार्य करता है प्रक्षेप गति में, गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरी बात,
यह एक वक्री पथ का अनुसरण करता है। इन सब में देखो रास्ता का सीधा जा रहा है, ये जो बम जग गया ये का सीधा गया ना, घुमावदार रास्ता था ये, घुमावदार, तो वक्री पथ है। यहाँ गेंद फेंकी, इसका भी रास्ता घुमावदार, तो वक्री पथ है। बल्ले से गेंद मारी तो इसका भी रास्ता घुमावदार, तो ये वक्री पथ है। जिस वक्री पथ को, इसको क्या नाम कहते, प्रक्षेप पथ या प्रक्षेप का वक्र, इसका नाम क्या होता है, प्रक्षेप पथ या प्रक्षेप वक्र के रूप में जाना जाता है। ये पथों को, ये रास्तों को हम क्या कहते हैं, इनको प्रक्षेप पथ या प्रक्षेप का वक्र कहते हैं। उदाहरण बताए गए देखो यही तीनों। हवाई जहाज से गिराए गए बम की गति किसका उदाहरण है, प्रक्षेप गति का। क्षैतिज दिशा में फेंकी गई गेंद की गति, ये देखो गप्पू जी गेंद फेंक रहे हैं क्षैतिज दिशा में, तो ये कैसी गति है, प्रक्षेप गति। बल्ले से टकराने की बाद गेंद की गति, तो बल्ले से टकरा गए तो ये गेंद की गति, ये भी कैसी गति है, प्रक्षेप गति है। तो समझ में आया, उन लोगों से कह दो इधर बैठ जाओ आप। शांति से, हेलो। अब इसके बाद बात करते हैं, ये तो प्रक्षेप गति की प्रकार हो गए, प्रक्षेप गति के। अब आ जाओ क्या, प्रक्षेप गति के सूत्र। अब प्रक्षेप गति के सूत्र की बात यदि करें, प्रक्षेप गति के सूत्र की बात करें, प्रक्षेप का सूत्र, तो यहां देखो आप चित्र देख पा रहे होंगे, ये ग्राफ देख पा रहे होंगे। ये ग्राफ किसका है, प्रक्षेप गति का ग्राफ है। ये ग्राफ किसका है, प्रक्षेप गति का। इसमें क्या कहा गया है, अब एक एक चीज को, इस ग्राफ को अच्छे से समझो कि जैसे यहां से तुमने गेंद फेंकी, यहां से तुमने क्या फेंकी, गेंद, तो गेंद जब इसमें गई तो ऐसे उसने इस पथ का अनुसरण किया, इस पथ का, इस रास्ते से होके ऐसे गिरी गेंद। आप बोलोगे हाँ ऐसे गिरी गेंद, तो ऐसे जब ये गेंद गिरी यहां से यहां तक, तो इसको तुमने शुरुआत में कुछ वेग दिया होगा, तो आप बोलोगे बिल्कुल वेग दिया है। कितना वेग दिया था, मान लो आपने u वेग दिया था, मान लो कितना वेग दिया था, u वेग दिया था, तो ये u वेग आपका दो भागों में बट गया। u वेग कितने भागों में बट गया, दो भागों में। कहां से, यहां से देखा जाए नेक आगे चला, तो यहां की स्थिति पे हम तुलना कर रहे हैं, तो u वेग इधर भी बढ़ रहा है, देखो इधर की भी दूरी कवर कर रहा है, और u वेग देखो ऊंचाई पे भी ले आया। मान लो t सेकंड में, एक बार फिर से पूरी बात को मैं बताता हूं, ये प्रक्षेप गति है। तो प्रक्षेप गति में हमने आपको उदाहरण बताए थे प्रक्षेप गति के, कि प्रक्षेप गति के क्या उदाहरण है। तो प्रक्षेप गति किसका है पार्ट, प्रक्षेप गति दो विमी गति का पार्ट है। कितनी विमी का, दो विमी का। दो विमी कैसे, कि ये देखो बम गिराया एरोप्लेन से, तो ये क्षैतिज में भी गया है और ऊपर से नीचे भी आया ऊर्ध्वाधर, तो एक्स अक्ष में भी गया और वाई अक्ष में भी गया, तो ये कैसा हो गया, दो विमी गति का उदाहरण हो गया। अच्छा, दूसरी बात, इस लड़के ने, गप्पू जी हैं ये, इन्होंने गेंद ऐसे फेंकी, तो गेंद आगे भी बढ़ रही है और ऊपर से नीचे भी आ रही है, तो एक्स और वाई दोनों अक्ष पे है, ये भी दो विमी गति है। ये बल्ले में हिट किया, ऐसे मारा तो हिट किया, तो ये भी दो विमी गति है। तो ये बात हमने बताई कि दो विमी गति का उदाहरण होता है कौन, प्रक्षेप गति। एक और बताया था कि वृत्ति गति भी उदाहरण होता है। तो पहले हम बात प्रक्षेप गति पे कर लेंगे, फिर बात हम करेंगे वृत्ति गति पे। क्लियर। तो प्रक्षेप गति में क्या जरूरी होता है कि प्रक्षेप गति में सिर्फ एक ही बल लगता है। कौन बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल। उस दौरान और कोई बल नहीं लगता, सिर्फ और सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल, एकमात्र बल गुरुत्वाकर्षण बल। और इसका पथ कैसा होता है, वक्री होता है। वक्री पथ को हम प्रक्षेप पथ कहते हैं।
उदाहरण ये हो गए। अब इसके सूत्र, अब ये मेन पॉइंट आ गया। ये मान लो प्रक्षेप गति का, अब ये हर्ट आ गया। ये सूत्र ऐसे हैं, इनका इस्तेमाल बहुत होता है। कोई भी आपकी रेलवे की परीक्षा है, चाहे एनटीपीसी हो चाहे एएलपी हो, इनमें इनसे बहुत न्यूमेरिकल बनते हैं। वो बात की जानकारी आपको तब होगी जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी करवाएंगे अगली क्लास में, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ से बहुत क्वेश्चन बने हैं। उसके लिए आपको पहले ये समझना है, ठीक है। तो देखो ये तो शब्दावली है कि किन किन शब्दों का हम इस्तेमाल करेंगे इसमें। तो एक बार रनिंग में देखेंगे कि किन किन शब्दों का हम इस्तेमाल करेंगे इसमें। एक तो होता है प्रक्षेप कोण, थीटा, प्रक्षेप कोण। दूसरा एक होता है यू, प्रारंभिक वेग। तीसरा गुत्ती त्वरण, जी, गुत्ती त्वरण। चौथा टी, टी उड्डयन काल या चढ़ान काल, ये होता है। पांचवा अधिकतम ऊंचाई, महत्तम ऊंचाई, एच मैक्सिमम। छठवां रेंज, आर, परास। सातवां टाइम, फ्लाइट ऑफ टाइम, हवा में कितनी देर रहा, इसको उड़ान काल। तो ये तुम्हारी शब्दावली है। अब इस शब्दावली को समझो पहले, फिर इस चित्र पे आएंगे। पहले ये शब्द बता दिए, अब इनका एक एक अर्थ समझो कि किसे हम प्रक्षेप कोण कहते हैं, क्या प्रारंभिक वेग है, क्या तुम्हारा गुत्ती त्वरण है, गुत्ती त्वरण तो जान ही गए, ठीक है, पिछली बात हो ही चुकी। क्या महत्तम ऊंचाई है, क्या परास है, क्या उड्डयन काल है। तो देखो, जब कोई वस्तु को यू वेग से थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है तो उसके दो घटक हो जाते हैं। देखो, ये वस्तु थी, ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ये गेंद है, यहां से फेंकी जा रही है। तो यहां जो वेग होता है, शुरुआत में गेंद को जो वेग दिया, जैसे इधर देख पा रहे हो, गप्पू जी यहां से ये गेंद फेंक रहे हैं, तो गप्पू जी ने यहां गेंद को जो वेग दिया, उस वेग का नाम क्या है, यू है। और गप्पू जी ने कोई एंगल से तो फेंकी होगी, तो जिस एंगल से, ये देखो इसको सीधी दिशा कर दो, तो यहां जो कोण बना, कोण, इस कोण का नाम क्या है, इस कोण का नाम प्रक्षेप कोण है। क्षैतिज के साथ ये जो फेंके गए वस्तु का कोण होता है, उसको प्रक्षेप कोण। तो दो बातें समझ में आई, प्रारंभिक वेग, शुरू में दिया गया वेग, और प्रक्षेपण कोण, क्षैतिज दिशा और ऊपर फेंकी गई दिशा के बीच का कोण, फेंकी गई वस्तु के बीच का कोण, फेंकी गई वस्तु के बीच का कोण। तो इसको हम कहते हैं प्रक्षेपण कोण। इसके बाद क्या बात है, इसके बाद ये बात है कि जब वस्तु को हमने, जैसे गेंद को फेंका, तो गेंद जब जाएगी आगे, तो गेंद दो दिशा में गति करेगी, एक तो आगे भी बढ़ेगी और एक ऊपर से नीचे भी गिरेगी। तो दो दिशा में गति करेगी बॉल, कितनी दिशा में गति करेगी, दो दिशा। तो यहां जो आपका वेग होगा, वेग, वेलोसिटी, वो वेलोसिटी आपकी विभाजित हो जाएगी उन्हीं आधार पर जिस आधार से वो गति कर रही, दो दिशा में गति कर रही। तो ये यू जो है, ये आगे चल के आपका दो जगह बंटने वाला है। थोड़ा मैटर तो कॉम्प्लिकेटेड है ही, लेकिन तुम्हें समझना इसलिए जरूरी है कि तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल है, इसलिए आपको थोड़ा मन तो लगाना ही पड़ेगा। और यदि अपना सपना आपको पूरा करना है, तो निश्चित तौर पे आपको कंसंट्रेशन करना पड़ेगा, मन लगाना पड़ेगा। क्योंकि जो लोग मेहनत नहीं करना चाहते, श्रमशीलता उनकी नहीं होती, तो वो सपने को पूरा भी नहीं कर पाते। सही है, तो इसमें तुम्हें श्रम लगाना ही पड़ेगा। ओके, तो अभी हम बात करेंगे, ठीक है।
तो हमारी बात कहाँ से चालू हो गई थी? एक मिनट। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने वस्तु को u वेग से फेंका, ये वस्तु को इधर की ओर। तो जिधर फेंका है वो दिशा और क्षैतिज के साथ जो कोण है इसका नाम प्रक्षेप कोण होगा। प्रक्षेप कोण थीटा कहते हैं। जिस वेग से हमने फेंका है शुरू में उसका नाम होगा प्रारंभिक वेग। उसका क्या नाम होगा? प्रारंभिक वेग। अब जब ये फेंका यहां पहुंचा, मान लो कुछ समय बाद यहां पहुंचेगा, तो देख लो इसने इधर भी दूरी तय की गई है, इधर चला है, तो इसका मतलब इधर भी कुछ वेग रहा होगा और ये ऊपर भी गया है का इतना। ये देखो इधर भी चला, ऊंचाई भी चला इतनी, ये ऊंचाई भी गया है, ऊंचाई भी गया है, ये ऊंचाई भी, तो ये ऊर्ध्वाधर वेग भी रहा होगा। ठीक है, तो ये जो इसमें दो वेग थे, तो यहाँ पे जैसे मान लें कि यहाँ तो पूरा दोनों मिले हुए थे, यू बनाए थे, लेकिन यहाँ पे जब बात करेंगे तो ये अलग अलग दिखाई देने लगेंगे। एक्स अक्ष के घटक क्या हो जाएगा वेग का? क्षैतिज की ओर घटक हो जाएगा यू एक्स बोलेंगे, और यू एक्स किसके बराबर? यू कॉस थीटा। और ऊपर की ओर घटक कितना हो जाएगा? यू वाई बोलेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? यू साइन थीटा। वस्तु ऐसी जाएगी, ऐसी जा रही है, अभी दिशा ये थी कोण, लेकिन ये आगे चल के ऐसे मुड़ जाएगी। क्योंकि क्यों मुड़ेगी? वैसे ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए, इसको ऐसे सीधे जाना चाहिए, ये इधर काम करता रहता है, ये इधर, लेकिन यहाँ पे एक फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि गति, ये गति हमने बताई किसके अधीन होती है? तो ये गति गुरुत्वाकर्षण के अधीन होती है। काहे अधीन? गुरुत्वाकर्षण। और गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ काम करता है? नीचे की ओर। तो यहाँ इस वाले वेग का विरोध करने के लिए एक गुरुत्वाकर्षण बल तैयार है, तो वो आगे इसको पूरा जाने नहीं देगा, सीधे इसको रोकेगा। जबकि क्षैतिज बल को, इस वाले वेग को कोई रोकने वाला पैदा नहीं है, ये तो u cos थीटा से आगे बढ़ता जाएगा। इसको यू वाई वाले को यानी कि यू साइन थीटा को विरोध करेगा, रुकावट डालेगा गुरुत्वाकर्षण बल, क्योंकि ये नीचे की ओर है ना, तो ये ऊपर वाले को रोकेगा, तो ये फिर सीधे ना जाके थोड़ा घूम जाएगा, इसका दबाव मानने लगेगा और ये घूम जाएगा। घूम जाएगा तो एक जगह ये जो स्थिति आएगी, ये अधिकतम ऊंचाई पे होगी, इसके बाद ऊपर नहीं जाएगा, नीचे जाने लगेगा। इसकी क्षमता अब ऊपर जाने की नहीं है, नीचे जाने की है। क्यों ऊपर नहीं जाएगा? क्योंकि यहाँ अब ऊपर वाला ये यू वाई जो है ये शून्य कर दिया है, एकदम रोक दिया। किसने रोक दिया? तो आप बोलोगे सर गुरुत्वाकर्षण बल ने रोक दिया, लेकिन इस पे बाबू कोई प्रभाव पड़ा?
तो आप बोलोगे क्षैतिज बल सर यहाँ u cos थीटा था, तो क्षैतिज बल यहाँ भी u cos थीटा रहा। अब नीचे आने लगी काहे, इसने इधर जाने से रोक दिया तो यहाँ तो शून्य हो गया, लेकिन अब ये और दबाव डाल ही के रह गया गुरुत्वाकर्षण बल, तो ये इसके साथ में नीचे आने लगेगा। कौन वाला, यू वाई नीचे की तरफ। तो यहां वाली स्थिति पे देख लें तो u cos थीटा पे तो कोई नहीं रोक रहा, क्षैतिज वाले बल के विरोध में तो कोई नहीं है ऐसे, तो ये तो अपना u cos थीटा। लेकिन ये u जो y वाला था इसको इसने मोड़ दिया, नीचे की ओर कर दिया, तो ये नीचे की ओर हो गया, तो यहाँ u y क्या हो गया, माइनस। अभी इधर जा रहा था तो दिशा क्या थी u y की, प्लस थी u cos थीटा, तो इधर आके ये क्या होने लगा, माइनस u sin थीटा होने लगा, और इस वेग से ऐसे ये जाके पृथ्वी से टकरा जाएगा। पृथ्वी से जब टकराएगा उस दौरान भी इधर पर ये ऐसे काम करेगा, ये इधर काम करेगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट वेग से टकराएगा। यहाँ इनका परिणाम ही लेना पड़ेगा, यस और नो। अब इसमें क्या क्या पॉइंट बने, ये तो तुम्हारा प्रारंभिक वेग है u, ये तुम्हारे क्षैतिज घटक आ गए वेग के, ये क्षैतिज घटक u cos थीटा, ये ऊर्ध्वाधर घटक u sin थीटा। ठीक है, ये जो अधिकतम ऊंचाई है, ये जहां तक मैक्सिमम ऊंचाई गया उसके बाद घटने लगा, इसको कहते हैं h। यहां पर जब अधिकतम ऊंचाई पे आया तो u y का मान क्या हो गया, 0। यहाँ पे क्षैतिज घटक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो ये h हो गया, और ये जहां से स्टार्ट हुआ और जहां तक गिरा है, क्षैतिज घटक ने जितनी दूरी तय की, किसने, क्षैतिज घटक, u cos थीटा ने जितनी दूरी तय की है, ये u cos थीटा द्वारा तय की गई दूरी है, बोलो। तो इसने जो दूरी तय की उसको रेंज कहते हैं, क्या कहते हैं, रेंज, परास कहते हैं। ठीक है, और ऊर्ध्वाधर घटक ने जो दूरी तय की थी ऊपर और फिर नीचे, वो दूरी अधिकतम ऊंचाई h कहलाती है। तो h समझ गए क्या है, r समझ गए क्या है, ठीक है, h और r समझ गए क्या है, h और r समझ गए। और अब आपकी बात जी तो जानते ही हो पहले से, u जानते ही हो, थीटा जानते ही हो। अब बात आती है स्मॉल t। स्मॉल t क्या है, तो आप बोलोगे यहां से सर यहां तक जाने का, अधिकतम ऊंचाई तक जाने का जो समय है वो स्मॉल t है, और फिर यहां से यहां तक आने का ये भी स्मॉल t होगा, क्योंकि जितनी ऊंचाई जाओगे जितनी देर में ऊंचाई तक उतनी ऊंचाई में लौटोगे, तो ये स्मॉल t ये भी स्मॉल t, तो पूरा मिला के ये 2t बन गया। तो जाने और आने में टोटल समय कितना लगा, 2t। तो 2t को ही कैपिटल T बोलते हैं, स्मॉल 2t को कैपिटल T बोलते हैं। तो ये समझ में आया, इसका नाम उड्डयन काल है। अब एक एक बात देखो, प्रक्षेप पथ, इसका नाम प्रक्षेप पथ है। प्रक्षेप पथ ने क्षैतिज में जो दूरी तय की उसका नाम रेंज, ऊर्ध्वाधर में इसकी जितनी अधिकतम ऊंचाई है वो h है, जिस वेग से शुरू में चला था वो u है, जिस वेग से चला था, जिस कोण से चला था वो प्रक्षेप कोण है। ठीक है, ये चीज आपकी क्लियर हुई। अब आगे बढ़ो, प्रारंभिक वेग का क्षैतिज घटक तो ux बराबर u cos थीटा, प्रारंभिक वेग का ऊर्ध्वाधर घटक तो uy बराबर u sin थीटा। आगे आ जाओ, अब इन सबके फॉर्मूले हैं, किन चीजों के, 3 चीजों के। नंबर 1 रेंज, परास, यानी कि क्षैतिज में जितनी दूरी चली। नंबर 2 हवा में जितनी देर रहा है उसका। नंबर 3 अधिकतम ऊंचाई पर जो गया है वो। तो पहले उड्डयन काल देखें, जितनी देर हवा में रहा वो टाइम, वह कुल समय जब तक प्रक्षेप गतिमान रहता है। प्रक्षेप यहां से यहां तक जाता है तब तक तो गतिमान रहता है, यहां से शुरू हुआ, यहां से यहां टकरा गया, तब गतिमान खत्म हो गया। तो वह समय जितने में ये गतिमान रहता है उसको हम क्या कहते हैं, उड्डयन काल, उतनी देर को। तो वो t बराबर निकालना हो तो फॉर्मूला होता है
2u साइन थीटा अपॉन जी। टी बराबर क्या होता है? 2u साइन थीटा अपॉन जी। अधिकतम ऊंचाई ये वाली, तो अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है? तो यहां से वर्ग करके लिख दो, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अच्छा, तीसरे नंबर का ये है परास। परास का फॉर्मूला क्या है? तो क्षैतिज परास हो गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। लेकिन यहाँ पे यदि थीटा का मान हम 45 ले लें, 45 अंश का कोण ले लें, तो साइन 45 दूनी 90, साइन 90 का मान 1, तो ये अधिकतम मान होता है साइन में 1, तो ये अधिकतम हो जाएगा 1, तो अधिकतम परास फिर कितना निकलेगा? यू स्क्वायर अपॉन जी। तो किसी वस्तु को हमें सबसे दूर फेंकना है, क्षैतिज में सबसे दूर फेंकना है, तो हमें किस कोण से फेंकना चाहिए? 45 अंश के कोण से फेंकना चाहिए, तो उसके लिए परास सबसे अधिकतम होगा। जब आप जंप करते हैं, जंप पैता कूदते हैं, आरपीएफ में यदि एसआई बनेंगे तो वहां कूदना पड़ेगा, तो जब आप पैता कूदेंगे तो इस बात का ध्यान रखिए कि 45 अंश के कोण पे कूदिए, ज्यादा ऐसे भी मत कूदिए और ज्यादा ऐसे भी मत कूदिए। आपको दूर गिरना है तो 45 के एंगल पे कूदोगे तो सबसे ज्यादा दूर गिरोगे। क्लियर है? क्योंकि ये हम नहीं कहते, ये फिजिक्स कहती है थीटा बराबर 45, तो साइन 45 दूनी 90, तो उसका मान 1, तो ये हो गया। अगला पॉइंट, अब कह रहा कि हमें जैसे अब दूर नहीं गिरना, हमें ज्यादा ऊंचे जाना है, अधिकतम ऊंचाई को बढ़ाना है, तो अधिकतम ऊंचाई बराबर क्या फॉर्मूला पढ़े थे? तो ये पीछे आ गया, क्या पढ़े थे? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो यहाँ साइन का मान अधिकतम होना चाहिए, तो अधिकतम कब होगा? जब थीटा का मान 90 अंश हो। तो वही बात यहाँ पे आगे बताई गई, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा अलग बात है, वो बात नहीं है, यहाँ पे अलग बात, यहाँ पे ये बात है, वहां पे वही बात वहां लिख देते हैं। यहाँ अधिकतम ऊंचाई यदि तुम्हें चाहिए, एच मैक्सिमम चाहिए, तो यू स्क्वायर अपॉन कितनी हो जाएगी? 2g। काहे तुम्हें यहाँ साइन थीटा का मान कितना लेना होगा? 1 लेना होगा, और जो कि कितने कोण से मिलेगा? तो 90 कोण पे मिलेगा। यानी कि तुम जस्ट 90 पे कूदो, ऊर्ध्वाधर कूदो, उसी जगह से कूदो, तो साइन 90 का मान 1, तो एच मैक्सिमम कितना आएगा? यू स्क्वायर अपॉन 2g। यहां पे थोड़ी अलग बात थी। यहां क्या बात थी कि जब प्रक्षेप का परास अधिकतम होता है, यानी कि कोण हम 45 लेंगे तभी तो परास अधिकतम होगा, और परास जब अधिकतम होगा तो प्रक्षेप की ऊंचाई कितनी होगी? उस समय प्रक्षेप की ऊंचाई कितनी होगी? तो ऊंचाई में फॉर्मूले में मान रखा, तुमने का मान रखा, ऊंचाई का फॉर्मूला क्या था? यू स्क्वायर साइन यू स्क्वायर, ऊंचाई का फॉर्मूला क्या था? अधिकतम ऊंचाई का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब तुम 45 कोण ले चुके हो, तो ये साइन 45 का मान 1/√2, वर्ग करोगे तो 1/2। साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2। क्लियर? तो यहाँ वर्ग करोगे तो 1/2, तो ये क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर अपॉन 4g। क्लियर है? तो यदि तुम्हें अधिकतम ऊंचाई कूदनी है, अधिकतम ऊंचाई पे जाना है, तो तुम्हें 90 से कूदना चाहिए। लेकिन ये पूछा जाए कि अधिकतम परास पे जाना है, तो 45 पे कूदना चाहिए। और ये पूछ दिया जाए कि अधिकतम परास पे जाना है, तब ऊंचाई अधिकतम कितनी होगी? तो तुम्हारी होगी यू स्क्वायर अपॉन 4g। क्या होगी? यू स्क्वायर अपॉन 4g। अधिकतम ऊंचाई पे जाना है तो थीटा बराबर 90, तो u बराबर
तो h बराबर यू स्क्वायर अपॉन 2g। सही। यहां पे हम अलग क्लियर करें, पेज नया लेके, अधिकतम ऊंचाई कूदनी है। ऊंचाई, लॉन्ग जंप हाई जंप होती है, तो अधिकतम ऊंचाई कूदनी है। अधिकतम ऊंचाई कूदने के लिए क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 90। ठीक है, क्योंकि एच मैक्सिमम बराबर फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, यू स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और तब तुम्हें अधिकतम ऊंचाई कूदने के लिए थीटा बराबर कितना लेना चाहिए, थीटा बराबर 90। तो एच मैक्सिमम का मान क्या आएगा, तो एच मैक्सिमम आएगा यू स्क्वायर अपॉन 2g। क्लियर है। लेकिन यदि थीटा बराबर 45 पर कोष्टक में कर दो, जब परास अधिकतम है, यानी कि आर मैक्सिमम है, आर कैसा है, मैक्सिमम है, तो तुमसे एच मैक्सिमम का मान पूछे तो क्या करोगे, तो यू स्क्वायर अपॉन 4g होगा। दोनों बातों में अंतर क्लियर हो गया। अधिकतम ऊंचाई कूदना है कहा जाए तो एच मैक्सिमम बराबर यू स्क्वायर अपॉन 2g, और जब परास अधिकतम है उस समय अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी, तो यू स्क्वायर अपॉन 4g। अब बात करते हैं आगे। इसमें तो कुछ रहा नहीं था, रहा था वही बात यहाँ हो गई। ठीक है, अब आ जाओ, ये फॉर्मूला तीनों एक साथ देखो, तीनों एक साथ। एच मैक्सिमम, एक बार फिर रिवाइज करो, एच मैक्सिमम यानी कि अधिकतम ऊंचाई, एच बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। एक बार फिर दिमाग लगाएंगे, बहुत ध्यान से याद करो क्योंकि इनकी बहुत जरूरत है। एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन 2g, आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और टी बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी। मेरे साथ एक बार फिर बोलो, सबसे पहले h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, दूसरा r बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, तीसरा t बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक, अब आ जाओ वृत्तीय गति। ये प्रक्षेप गति खत्म हो गई। प्रक्षेप गति को हमने एक बार फिर रिवाइज करवाया। प्रक्षेप गति कब होती है, प्रक्षेप गति एक दो विमीय गति का उदाहरण है। इस प्रक्षेप गति में कौन सा बल लगता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, एकमात्र बल लगता है गुरुत्वाकर्षण बल। प्रक्षेप गति के उदाहरण कौन है, बल्ले से गेंद को मारना, एरोप्लेन से बम को फेंकना, और किसी व्यक्ति द्वारा, किसी बालक द्वारा बॉल को फेंकना, सब प्रक्षेप गति के उदाहरण। प्रक्षेप का जो पथ होता है वो कैसा होता है, परवलयाकार। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। जोड़ लो, यहीं पे जोड़ लो, प्रक्षेप का पथ, प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, परवलयाकार। प्रक्षेप पथ पूछा जाए कि कैसा होता है तो आप जवाब देंगे परवलयाकार होता है, परवलयाकार होता है। पैराबोलिक होता है प्रक्षेप का पथ। प्रक्षेप पथ का समीकरण देखा जाए तो y स्क्वायर बराबर 4ax के रूप का होता है, और ये किसका समीकरण होता है, पैराबोला का होता है। तो प्रक्षेप का पथ y स्क्वायर बराबर 4ax। ये बात इतनी छूट रही थी तो यहां बता दी। ठीक है, तो प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है। और प्रक्षेप में तीन चीजें मुख्य हैं, प्रक्षेप का परास,
तो आप बोलोगे R बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और प्रक्षेप का उड्डयन काल यानी कि जितनी देर प्रक्षेप वायु में रहा तो t बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो ये तीनों आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई पे ऊर्ध्वाधर वेग शून्य हो जाता है, लेकिन क्षैतिज वेग पर कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यस और नो? आगे बढ़ते हैं। अब दो विमीय गति का दूसरा उदाहरण कौन था? तो दो विमीय गति का दूसरा उदाहरण वृत्तीय गति था। कौन था दूसरा उदाहरण? वृत्तीय गति। वृत्तीय गति में देख लें, जब वृत्तीय गति क्या है? तो यह एक वक्र पथ पर किसी वस्तु की गति को संदर्भित करता है। जब एक वक्रीय पथ पर कोई वस्तु गति करती है तो उसमें क्या होता है? जिसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु से स्थिर दूरी बनाए रखे। एक वक्रीय पथ पे तो गति करे ही करे, लेकिन एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव उस पथ की कैसी बनी रहे? सेम बनी रहे, बदले नहीं। ऐसी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे देखो, ये बिंदु निश्चित है, ये बिंदु निश्चित कर दिया, और ये एक वक्रीय पथ है। तो ऐसा पथ हो कि इससे इस बिंदु की दूरी सदैव बराबर ही बनी रहे, चाहे यहां से यहां मिलाए, चाहे यहां से यहां, चाहे यहां मिलाए, चाहे यहां, सब दूरी कैसी बनी रहे? बराबर। तो ऐसे पथ पर की गई गति वृत्तीय गति कहलाती है। वृत्तीय गति कितने प्रकार की? तो दो प्रकार की होती है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति, और असमान वृत्तीय गति यानी कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी कि एक समान गति और एक असमान वृत्तीय गति। अब ये समान असमान क्या होता है, जरा ध्यान से देखो। पहले समझो असमान वृत्तीय गति, ठीक है? यह एक ऐसी वृत्तीय गति है जिसमें वस्तु की गति स्थिर नहीं रहती, वस्तु की गति बदलती रहती है। जैसे ये देखो, ये आप देख पा रहे हैं एक झूला टाइप का है, आसमानी टाइप का झूला है। तो इसमें क्या होता है, सॉरी ये झूला नहीं, ये रोलिंग क्लस्टर है, कोस्टर। तो ये इसमें बच्चे घूमते हैं ऐसे, ठीक है? तो इसकी गति, तो इसमें असमान वृत्तीय गति है। असमान का ये है, इसका असमान का दूसरा अर्थ ये समझ लो कि मान लो यहां से हम चले, यदि हम 10 सेकेंड में, यदि 10 सेकेंड में हम यहां से यहां पहुंचे, तो हमारी यहां पे चाल जितनी यहां थी उतनी यहां रहे। फिर हम यहां पहुंचे तो जितनी यहां थी उतनी यहां रहे। फिर हम यहां पहुंचे तो जितनी यहां थी उतनी यहां रहे। फिर हम यहां पहुंचे जितनी यहां। समय खूब बदल रहा, बढ़ रहा है, लेकिन चाल हमारी कहीं बदल नहीं रही। तो इसको जहां चाल नहीं बदलती है उसको एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। अब ऐसा हो जाए कैसा, जैसे हम यहां से चले, अभी यहाँ समय शुरू हुआ, तब हमारी चाल है 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 सेकेंड बाद हमारी चाल कितनी हो गई? हमारी चाल हो गई 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड। अब हमारे अगले 10 सेकेंड में हमारी चाल हो गई 60 मीटर पर सेकेंड। तो चाल हमारी लगातार बदल रही, इसको हम असमान वृत्तीय गति। यहाँ बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, लेकिन यहाँ चाल हमेशा कैसी रह रही? समान। तो ये दो उदाहरण, एक समान वृत्तीय गति, एक असमान वृत्तीय गति। तो देखो, रोलिंग क्लस्टर में क्या होता है कि चाल कैसी रहती? समान नहीं रहती, बदलती रहती है। जैसे ये लट्टू घुमा रहे हो, ऐसे तुमने घुमा दिया तो शुरू में तो तेज घूमेगा, धीमे धीमे फिर वो धीमे धीमे स्लो ही होता चला जाए। तो क्या चाल उसकी एक जैसी रही? तो आप बोलोगे चाल एक जैसी नहीं रही, धीमे धीमे स्लो होता गया। तो ये कौन सी गति का स्प्रिंग उदाहरण है? तो ये एक असमान वृत्तीय गति का उदाहरण है। एक समान वृत्तीय गति में क्या है, ये देखो पवन चक्की लगी हैं, इनसे विद्युत बनाई जाती, रेगिस्तान में लगती हैं। ऐसे बड़े बड़े पंखे होते हैं, तो इनमें हवा जब आती है तो ये पंखे ऐसे
घूमते हैं, घूमते हैं, ऐसे घूम के रह जाते हैं। तो उनमें उनके घूमने से क्या होता है, यांत्रिक क्या कार्य होता है। यांत्रिक कार्य से क्या होता है, इनके पीछे डायनमो लगे होते हैं। और डायनमो का कार्य हमने आपको पढ़ाया था पिछली क्लास में। क्या है डायनमो का कार्य? तो डायनमो एक यंत्र है, इसका काम है यांत्रिक कार्य को विद्युत ऊर्जा में बदलना, या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। तो इन पवन चक्कियों से क्या बनती है, बिजली बनती है। तो ये भी उदाहरण एक समान वृत्ति गति का। ये देखो घूमती हुई चीज, ये भी एक समान वृत्ति गति। यहाँ देखो ये सैटेलाइट जो है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के बाहर ये सैटेलाइट, जैसे आर्यभट्ट है, जैसे अलग अलग नाम से सैटेलाइट होते, तो ये ऐसे घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो ये एक समान गति से घूमते हैं, ऐसा नहीं घूमते पहले शुरू में स्लो फिर एकदम तेज, फिर तेज, फिर और तेज, एकदम बहुत फास्ट, ऐसे कोई नहीं होता है। इंजन की तरह ये स्टार्ट नहीं होते। इंजन में तो यही होता है असमान वृत्ति गति, पहले शुरू में स्लो स्लो स्लो, फिर धीमे धीमे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, फिर ऐसे बढ़ गया। तो ऐसा हो तो असमान वृत्ति गति है। एक समान रूप से ऐसे चल के रह जाए ऐसे, तो वो एक समान वृत्ति गति। मुझे लगता है समान वृत्ति गति और असमान वृत्ति गति समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं इसमें वृत्ति गति से संबंधित कुछ और शब्दकोश पे। एक होता है कोणीय विस्थापन। ये कोणीय विस्थापन क्या होता है? तो जब कोई वस्तु घूमती है, जैसे वस्तु पहले यहां थी, देख पा रहे हैं, वस्तु यहां थी और वस्तु यहां से कहां पहुंच गई, यहां पहुंच गई, यहां से यहां पहुंच गई। तो यहां पे जो चित्र बना, यहां पे जो चित्र बना, चित्र काहे से बना कि पहले यहां थी तो केंद्र से हमने इसको मिलाया, और फिर जब यहां पहुंच गई तो केंद्र से हमने इसको मिलाया। ठीक है, ये दोनों रेडियस कहलाएंगी, वृत्त की क्या, रेडियस। तो रेडियस ने एक यहाँ चित्र बनाया, इस चित्र को थीटा कहते हैं, और यही तुम्हारा कोणीय विस्थापन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, कोणीय विस्थापन। तो कोणीय विस्थापन बराबर पूछा जाए थीटा बराबर, तो ये दूरी जो चली है इस वस्तु ने, इसका नाम होता आर्क, हिंदी में इसको चाप कहते हैं। तो चाप बटे ये रेडियस त्रिज्या। तो थीटा बराबर क्या होता है, ये देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या कह दो थीटा बराबर आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो वृत्तीय गति में कोणीय विस्थापन को किसी पिंड के प्रारंभिक कोणीय स्थिति के संबंध में उसके कोण में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो किसी वस्तु की प्रारंभिक कोणीय स्थिति और फिर परिवर्तन हो गई तो उसको हम कोणीय विस्थापन कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। ये कैसी राशि है, तो ये सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। अच्छा, मात्रक तो हो गया। कोणीय विस्थापन की कोई विमा होगी, तो कोण की कोई विमा नहीं होती, तो इसकी कोई विमा नहीं होगी, हमने बताया भी था। इसको हम कोण को, या कोणीय विस्थापन को हम पूरक राशियों में रखते हैं, और पूरक राशियां दो हैं जिनका नाम है, एक तो कोण या कोणीय विस्थापन कह दो, दूसरा घन कोण या ठोस कोण। दोनों के मात्रक तो हैं लेकिन इनकी विमाएं नहीं है। कोण का मात्रक रेडियन और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन, लेकिन इनकी कोई विमाएं नहीं है। ये आपने हमारी पहली कक्षा में बहुत डिटेल से चीजें पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आता है कोणीय वेग। कोणीय वेग क्या होता है, तो यह वृत्तीय गति में किसी वस्तु के कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर। अब कोणीय विस्थापन में परिवर्तन यानी कि थीटा में परिवर्तन हो तो इसको डेल्टा थीटा कहोगे। वो भी परिवर्तन किसके आधार पे, समय में परिवर्तन के आधार पे हो। समय बदलने से कोण में कितना बदलाव आया, इस दर को हम, इस चीज को हम कोणीय वेग कहते हैं। ओमेगा से डिनोट करते हैं, ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, चाहे थीटा अपॉन टी कर दो। ये कैसी राशि है, तो ये सदिश राशि है। इसका मात्रक क्या है, तो कोण का तो रेडियन होता है, ये सेकेंड, तो रेडियन प्रति सेकेंड हो। आगे बढ़ते हैं।
अब आता है कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण क्या होता है कोणीय वेग में परिवर्तन की दर। अब अभी विस्थापन में परिवर्तन की दर तो कोणीय वेग था। अब कोणीय वेग में परिवर्तन देखो, डेल्टा ओमेगा कोणीय वेग, और ये परिवर्तन की दर का मतलब समय के हिसाब से परिवर्तन, तो ओमेगा अपॉन टी, डेल्टा टी, तो इसको कोणीय त्वरण कहते हैं, यानी अल्फा कहते हैं। इसका मात्रक क्या होगा, इसका तो रेडियन प्रति सेकेंड, और 1 सेकेंड और है तो रेडियन प्रति वर्ग सेकेंड या सेकेंड स्क्वायर कह सकते हो। तो इसका मात्रक रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये भी कैसी राशि है, सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश, अल्फा से डिनोट करते हैं इसको। अब आता है अभिकेंद्र त्वरण। अभिकेंद्र त्वरण क्या है, अभिकेंद्र त्वरण क्या होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अभी त्वरण पढ़े थे कोणीय त्वरण, यहीं पे अभिकेंद्र त्वरण पढ़ लो। इसको ए से डिनोट करते हैं, शॉर्ट में नीचे सी लिखा रहता है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक समान वृत्तीय गति करने वाले कण पर वृत्त की केंद्र की ओर लगने वाला त्वरण। एक समान वृत्तीय गति कोई वस्तु कर रही है, समझ गए, एक समान वृत्तीय गति, इसमें वृत्त के केंद्र की ओर एक त्वरण काम करता है। वस्तु पहले इधर है, अब वस्तु इधर आई, तो हर समय केंद्र की ओर एक त्वरण लगता है, चाहे किधर भी वस्तु रहे लेकिन केंद्र की ओर एक त्वरण लगता है। इस त्वरण को अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। ये त्वरण लगता काहे है केंद्र की ओर, हमने तुम्हें बताया था कि दुनिया में कोई भी एक्सेलरेशन तब तक उत्पन्न नहीं हो सकता जब तक कि उस पर कोई ना कोई बल ना लग रहा हो। तो इस पे भी कोई बल लगेगा, तो आप बोलोगे हाँ, तो कौन सा बल लगेगा, तो केंद्र की ओर एक बल भी लगता है जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो इधर केंद्र की ओर एक बल लगता है जिसको अपकेंद्र बल कहते हैं, उसी बल के कारण यह उत्पन्न होता है, इसका नाम अपकेंद्र त्वरण है। तो अपकेंद्र त्वरण हमेशा कण पे कहाँ लगता है, त्रिज्या के अनुदिश। जहां जहां त्रिज्या, जैसे ये त्रिज्या है तो त्रिज्या के अनुदिश, यहां से त्रिज्या बनेगी तो इधर, ये इधर त्रिज्या के हिसाब से रहता, लेकिन रहता हमेशा कहाँ की ओर, केंद्र की ओर है। तुमसे पूछा जाए अवकेंद्र त्वरण की दिशा बदलती है, तो बोलोगे बिल्कुल साहब, दिशा तो बदलती है। किधर बदलती है, देखो पहले इधर थी, फिर इधर हो गई, इधर हो गई, इधर हो गई, दिशा बदल रही, लेकिन रहती हमेशा केंद्र की ओर। तो दिशा तो परमानेंट बदलती है, लेकिन रहती हमेशा कहाँ की ओर है, केंद्र की ओर है। ठीक है, तो ये अपकेंद्र त्वरण समझ गए। AC बराबर ये निकलता कैसे है, तो v² अपॉन r, यानी कि तुम यहां से यहां तक गए तो जो तुमने वेग लिए हो या जिस वेग से तुम घूम रहे हो वो वेग का वर्ग बटे त्रिज्या, तो ये अपकेंद्र त्वरण, रेखी वेग का वर्ग बटे त्रिज्या। अब यहाँ रेखी वेग कोणीय वेग में एक संबंध और होता है, रेखी वेग v बराबर होता है r ओमेगा, v बराबर r ओमेगा। तो यहाँ v का स्क्वायर और r ओमेगा का स्क्वायर, एक r कट जाएगा, सॉरी r का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, एक r कट जाएगा तो r ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो जहां r वृत्तीय पथ की त्रिज्या है और v कण का रैखिक कोणीय वेग है और ओमेगा कोणीय वेग है। कुल मिला के तुम यहाँ a बराबर समझो v² अपॉन r या a बराबर r ओमेगा। ये अपकेंद्र त्वरण हो गया। अब आओ आवर्त काल। आवर्त काल क्या होता है, ये होता है आवृत्ति के बराबर। आवृत्ति क्या होती है, n। अभी समझो, इसकी परिभाषा समझो, किसी वस्तु के एक समान वृत्तीय गति में, किसी वस्तु कैसी गति कर रही है, एक समान वृत्तीय गति, एक पूर्ण परिक्रमण, एक पूरा चक्कर लगाने में, जैसे यहां से शुरू की तो लौट के वस्तु यहीं आ जाए, एक पूरा चक्कर लगाने में जितना समय लेना पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं, उस समय को हम क्या कहते हैं, आवर्त काल। अब यहां से यहां तक आए
हमें समय 2 सेकंड लगा, तो हमारा आवर्तकाल क्या हो गया? 2 सेकंड हो गया। यहां से यहां तक आने में हमें समय लगा 0.25 सेकंड, तो हमारा आवर्तकाल क्या हो गया? 0.25 सेकंड। आवृत्ति क्या होती है ये भी समझ लो। एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है वो तो आवर्तकाल है, लेकिन एक सेकंड में जितने चक्कर लगेंगे वो उसकी आवृत्ति है। ये जिसका जो एक सेकंड में 0.25 सेकंड में एक चक्कर लगाता, वो एक सेकंड में 4 चक्कर लगाएगा, तो उसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी? 4, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। आवर्तकाल समझ गए? आवर्तकाल क्या है? एक चक्कर लगाने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं, और एक सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इनमें एक संबंध होता है। क्या होता है? एनटी बराबर 1। आवृत्ति और आवर्तकाल का गुणनफल कितना होता है? हमेशा 1। क्योंकि तो यहां से क्या बनेगा? या n बराबर हो जाएगा 1/t। n बराबर 1/t। एक चीज और समझो, ओमेगा बराबर होता है फॉर्मूला, असली फॉर्मूला कोणीय वेग। कोणीय वेग होता है 2πn, और n बराबर क्या? 1/t। तो यहां से ओमेगा बराबर क्या बन गया? 2π/t। या ऐसे घुमा दो इसको, t इधर रखो और इसको इधर ले जाओ, तो t बराबर 2π/ω। तो ये सब बातें समझ में आई। एक बात पहली कि nt बराबर 1, आवृत्ति और आवर्तकाल का गुणा करना है तो कितना आएगा? 1। दूसरी बात क्या? ओमेगा बराबर 2πn। और तीसरी बात क्या? कि n बराबर 1/t रख दोगे तो t बराबर 2π/ω। ये देखो आवृत्ति दी है, आवर्तकाल की 1/t होती है, f होता है। आवर्तकाल आवृत्ति का उल्टा और आवृत्ति आवर्तकाल की उल्टी। आवृत्ति का मात्रक क्या है? हर्ट्ज, और या फिर 1/सेकंड का है। आवर्तकाल का सेकंड तो 1/सेकंड। ठीक है, तो ये आपका यहां तक ये एक समान वृत्तीय गति की शब्दावली हो गई। तो ये सेशन आपका यहां हो गया। तो इसमें गति के हमने 2 टॉपिक पढ़ाए। एक कल की क्लास, पिछली क्लास थी, उसमें आधा समझाया और आधा आज की क्लास में समझाया। जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी है वो पिछली क्लास देख लें और चीजें अच्छी क्लियर हो जाएंगी। और इस क्लास को तो बहुत इंपॉर्टेंट माने, इसको बिना देखे तो छोड़े ही नहीं। ठीक है, तो इसको जरूर देखें हैं। और इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहो। एक प्रश्न हम जरूर डाल रहे हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। एक छोटा सा बात है, बहुत छोटी सी बात है, कि जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर जाती है तो हम त्वरण के रूप में कितना लेते हैं, किसे यूज करते हैं, त्वरण के रूप में किसे यूज करते हैं, इस बात को आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमें पता चलेगा कि आप पूरी शिद्दत से, पूरी लगन से पढ़ रहे हैं, अगर इस बात का आप कमेंट करते हैं तो। ठीक है, इसी के साथ आप सभी लोगों को हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।